हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री स्टडी। 3 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स करेंगे यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए। प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों पर फोकस है। ओके, तो आप वीडियोस को कंटिन्यूअसली देखें, डेली शॉर्ट नोट्स अपने ज़रूर बनाएं एंड साथ ही साथ में आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इसकी क्विज प्रैक्टिस करना चाहते हैं, मेंस की आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, तो देखिए आप इंटरनेट पर जैसे गूगल होता है, तो अगर आप गूगल पर लिखेंगे इनसाइट्स आईएएस तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा वेबसाइट का। तो उस वेबसाइट पर जाइए एंड राइट साइड में 3 कॉलम्स मीन्स 3 डॉट्स आते हैं। तो अगर आप उसको क्लिक करेंगे, अगर आप फ़ोन यूज़ करते हैं तो आता है ऐड टू डेस्कटॉप साइट। तो आप उसको डेस्कटॉप साइट के अंदर कर लीजिए एंड साथ ही साथ में आप उसे स्क्रीन पर भी ऐड कर सकते हैं। तो आप उसे स्क्रीन पर ऐड कर लीजिए, तो बार बार आपको वो क्रोम में नहीं खोलना होगा उसको। जब आप ऐड करेंगे एंड डेली एक मीन्स उसको ओपन करके देखें आप उसे, तो टुडेज आर्टिकल्स के अंदर वो क्विज अपलोड करते हैं पर्टिकुलर डेट वाइज एंड मेंस के क्वेश्चंस भी अपलोड करते हैं। तो एक एस्पिरेंट का डाउट था, तो मैंने आपको बता दिया है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको वीडियो बनाकर दिखा दूंगी कि किस तरीके से आप जो क्विज एंड जो मेंस की आंसर राइटिंग है उनके क्वेश्चंस आप वहाँ से देख सकते हैं। चलिए, तो आज हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। तो जीएस पेपर 2 में देखेंगे कि यूनियन एंड सेंटर, यूनियन वर्सेस सेंटर। तो यहाँ पे कोई सेंटर वर्सेस स्टेट नहीं है, यूनियन वर्सेस सेंटर है। नाउ डीएमके जो है वो क्या चाहते हैं कि यूनियन वर्ड यूज़ किया जाए या सेंटर वर्ड यूज़ किया जाए, तो इसके बारे में देखेंगे। जीएस पेपर 3 में भारत नेट प्रोजेक्ट क्या है एंड किस तरीके से जो डिस्कॉम्स होते हैं उनका अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम सामने आई है, तो वो भी आज हम देखेंगे। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है, ब्लैक कार्बन की वजह से किस प्री मेच्योर डेथ्स हो रही हैं, तो उसकी स्टडी भी देखेंगे। फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स के अंदर इंडियन ओशियन लेवल सिंपोजियम को भी आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, जो डीएमके है वो ये चाहते हैं कि जो वर्ड यूज़ हो, तमिलनाडु की ये पार्टी है, ये चाहते हैं कि यूनियन गवर्नमेंट जो वर्ड है वो यूज़ हो। ठीक है, क्योंकि देखिए जो अगर अभी हम आर्टिकल्स वगैरह भी पढ़ेंगे तो एक्यूरेट टर्म क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जैसे अब अभी न्यूज़पेपर वगैरह सबके अंदर क्या बोल देते हैं, मोदी गवर्नमेंट, मनमोहन की गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये गलत होता है। तो आपको क्या बोलना चाहिए, मनमोहन सिंह की एडमिनिस्ट्रेशन, नरेंद्र मोदी जी की एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो गवर्नमेंट नहीं बोलना चाहिए मोदी जी की गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है, जो कि न्यू दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं। ओके, तो पॉपुलरली में जब हम इनको ऑफिशियल कम्युनिकेशन करना होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ही जस्ट सेंटर वर्ड यूज़ करना चाहिए, लेकिन तमिलनाडु गवर्नमेंट जो है, तमिलनाडु की जो पार्टी है वो ये बोलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ना यूज़ करके क्या बोला जाए, यूनियन गवर्नमेंट बोला जाए। तो ये कॉन्ट्रोवर्सी कैसे शुरू हुई, तो जब डीएमके जो गवर्नमेंट वहाँ पर बनी तमिलनाडु के अंदर, उन्होंने जैसे वो अपने ऑफिस एक तरीके से उनको मतलब वहाँ पे काम करना शुरू करने वाले थे, तो उन्होंने एक प्रेस की एंड वहाँ पे कहा गया कि जो तमिल टर्म है ओंड्रिया अरासू, में भी इसको कुछ और प्रोनाउंस करते हों, तो इसका मतलब होता है यूनियन गवर्नमेंट। लेकिन पहले जो स्टेट गवर्नमेंट इसको यूज़ करती थी मथत्या अरासू, तो ये पहले यूज़ करते थे सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल का मतलब मथथिया। ठीक है, मे बी इसको कुछ और प्रोनाउंस करते हो, सो सॉरी फॉर दैट। बट अब इसकी जगह क्या यूज़ किया जाए, यूनियन यूज़ किया जाए, दैट इज ओंड्रिया अरासू, तो ये वर्ड यूज़ करा जाए। तो ये बोल रहे हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर आप देखेंगे तो इंडिया में लिखा हुआ है इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लिखा हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन का मतलब क्या है, यूनियन का मतलब अगर आप लक्ष्मीकांत की बुक देखेंगे तो उसके अंदर भी आपको मिल जाएगा, जैसे स्टेट्स हो गई, टेरिटरीज हो गई एंड दैट में भी एक्वायर्ड ऑल्सो भी हो गई। ठीक है, तो आर्टिकल 53 आप उसके अंदर देखेंगे टेरिटरी वर्ड को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप लक्ष्मीकांत की बुक से एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। जैसे आर्टिकल 53 क्या पढ़ता है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, तो यूनियन बोला जाता है। आर्टिकल 1 में क्या बोला जाता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो यूनियन वर्ड जो है वो यूज किया जाए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं यूज किया ही नहीं गया है। नाउ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की इंटेंशन यही थी कि एक हमें स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड कंट्री बनानी है। जब जवाहरलाल नेहरू जी ने भी ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन जो था वो लेके आए थे 13 दिसंबर 1946 को, तो उनका भी यही था कि असेंबली के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ये होने चाहिए कि इंडिया जो हो वो यूनियन बने टेरिटरीज का, एंड इंडिया एक इंडिपेंडेंट सॉवरन रिपब्लिक बने। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया था कि इंडिया जो है वो एक मीन्स इस वजह से
नहीं है कि सभी स्टेट्स ने मिलके कोई कंट्री बनाई है, नहीं, स्टेट्स ने मिलके कोई कंट्री नहीं बनाई, स्टेट्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, इसीलिए उनको कोई निकलने का भी हक नहीं है। स्टेट के पास कोई राइट नहीं है कि वो इंडिया के मैप में से बाहर निकल जाए, एंड ना ही उनके पास कोई एग्रीमेंट करके इंडिया बनाया गया है, ठीक है। तो अपना जो है वो यूएसए की तरह नहीं है। तो यूनियन वर्सेस सेंटर में क्या बेटर है, तो देखो अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट बोल देते हैं तो इससे थोड़ी सेंट्रलाइजिंग पावर नजर आती है कि अच्छा केंद्र के पास सब कुछ है। अगर यूनियन बोलते हैं तो यूनियन का मतलब क्या होता है, जुड़ाव, यानी कि यूनिफाइंग एफर्ट नजर आता है। तो सुभाष कश्यप का यही कहना था कि अगर हम सेंटर या सेंट्रल गवर्नमेंट यूज करते हैं, इसका मतलब स्टेट गवर्नमेंट उसके अंडर काम करते हैं, तो इसलिए ये वर्ड यूज नहीं किया जाना चाहिए। तो हमारे पास ये टू टर्म्स हैं, कैसे मतलब ये सामने आई जब ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा था। तो देखिए कॉलोनियल टाइम से ही चलती आ रही हैं, जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था जो पिट्स से लेके आए थे, 1990 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, तो वहाँ पे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली क्या वर्ड यूज़ करने लगे, सेंट्रल। जब नई गवर्नमेंट आई 1935 में, तो वहाँ वर्ड यूज़ किया फेडरेशन। जब 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया, तब उन्होंने वर्ड यूज़ किया यूनियन। तो इस तरीके से ये मतलब टॉपिक के ऊपर क्या है, मीन्स थोड़ी सी टेंशन चल रही है कि सेंट्रल ना यूज किया जाए, यूनियन यूज किया जाए। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे भारत नेट प्रोजेक्ट। तो भारत नेट प्रोजेक्ट जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू, यानी कि सरकार भी एंड प्राइवेट मेंबर्स भी मिलकर 16 स्टेट्स के अंदर इसको अब दोबारा से रिवाइज करके इम्प्लीमेंट करें। तो इसके अंदर करीब करीब 19,000 करोड़ रुपए लगेंगे। वायबिलिटी गैप फंडिंग होगी। वायबिलिटी गैप फंडिंग मतलब क्या होता है कि जो पैसा नहीं लग पाएगा तो वो हम कहीं और से अरेंज करना, तो वो होता है वायबिलिटी गैप फंडिंग। तो यहाँ पे जितने भी विलेजेस हैं उन सबको कवर किया जाएगा इन स्टेट्स के अंदर, एंड एक अच्छा नेट का सिस्टम क्रिएट किया जाएगा, बिडिंग प्रोसेस वगैरह सब होगी। तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो जाना जाता है अपने इफेक्टिवली वर्क के लिए, तो उसका भी फायदा उठ पाएगा, एंड विलेजेस को एक रिलायबल क्वालिटी हाई स्पीड ब्रॉडबैंड फैसिलिटी मिलेगी, जिसके थ्रू अगर मान लीजिए सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट कोई सर्विस लेके आती है तो वो उसे भी अवेल कर सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन ले सकते हैं, टेली मेडिसिन, फ़ोन पे डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट कर सकते हैं, स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, ई कॉमर्स, तो सबके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो भारत नेट 2011 में लॉन्च किया गया था, जब नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के थ्रू, एंड इसका नाम भारत नेट दिया गया था 2015 में। तो एम यही था ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू 2.5 लाख ग्राम पंचायत को जोड़ा जाए। तो इसका BBNL के थ्रू ये से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, दैट इज भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड के थ्रू। एम अगेन यही है कि रूरल इंडिया के अंदर भी ई गवर्नेंस हो, ई हेल्थ हो, ई एजुकेशन हो, ई बैंकिंग हो, इंटरनेट एंड अदर सर्विसेज उनको क्या करवाई जाए, अवेलेबल करवाई जाए। तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो वो किसी बिना भेदभाव के हो, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस पे हो, एक अफोर्डेबल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मिले, नेट मिले, कम से कम 2 Mbps से 20 Mbps तक की स्पीड उसकी होनी चाहिए। तो इसके थ्रू जो हमारा इंडिया का जो एम है, डिजिटल इंडिया, मोदी जी का जो एम है डिजिटल इंडिया बनाने का, वो भी अचीव हो पाएगा। तो ये एक सेंटर स्टेट कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है, दोनों को मिलके काम करना होगा, एंड इसको फंड कहाँ से किया जा रहा है, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं खास करके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नया डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम आया है, ताकि जो सभी डिस्कॉम्स हैं, मीन्स जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, तो उनको थोड़ा इम्प्रूव किया जा सके, थोड़ा और अच्छे से काम हो, थोड़ा और वो फाइनेंशियली स्टेबल हो सके, थोड़ा उनको और फाइनेंशियली हेल्प प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी, रिफॉर्म्स लाई जाएंगे, रिजल्ट्स लिंक्ड स्कीम होगी, मतलब जैसे रिजल्ट्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग काम होगा। तो स्मार्ट मीटरिंग इकोसिस्टम, जो स्मार्ट मीटर्स घर के अंदर लगाए जाएंगे ताकि थोड़ी चोरी वगैरह भी कम हो, 250 मिलियन हाउस होल्ड्स को कवर किया जाएगा, ठीक है। तो इस स्कीम का स्पेशल फोकस यही रहेगा कि इस दिन में भी एंड खास करके फार्मर्स को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिले। एंड इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए देखो काफ़ी सारी स्कीम्स भी चल रही हैं, जैसे कि इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम चल रही है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना चल रही है। तो ये आप मेंस के अंदर लिख सकते हैं, जैसे अगर आय की इलेक्ट्रिफिकेशन से रिलेटेड कोई टॉपिक आता है तो आप सरकार की तरफ से क्या क्या कदम उठाए गए हैं, तो ये 3 स्कीम्स के बारे में लिख सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम हो गई, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना हो गई, ठीक है, देन प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना हो गई। तो हर स्टेट को अपने अलग अलग प्लान बनाए कि
क्योंकि वो वाली अप्रोच नहीं चलेगी कि एक ही साइज़ का जूता सबको पहना दिया जाए, वो वाली अप्रोच नहीं चलेगी। हर स्टेट अपने अकॉर्डिंग प्लान्स जो है वो अलग अलग बना सकता है। नाउ रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन एंड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन इसको इम्प्लीमेंट करेंगी। ऑब्जेक्टिव्स यही है कि 2024-2025 तक कम से कम जो भी जो टेक्निकल एंड जो कमर्शियल लॉस होता है 12 से 15% तक वो कम किया जा सके। जो डेफिसिट है इलेक्ट्रिसिटी के कॉस्ट में, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में भी खर्चा लगता है एंड फिर उसके थ्रू जो प्राइस सरकार रिकवर करती है, तो उसके बीच का जो डिफरेंस है वो थोड़ा कम हो सके, मीन्स सरकार को थोड़ा ज़्यादा फायदा हो एंड इक्वालिटी रिलायबल सबको क्या मिले, पावर मिल सके, इलेक्ट्रिसिटी मिल सके। देन देखिए ग्रीन हाइड्रोजन, तो यहाँ पे जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है वो 75,000 करोड़ रुपए जो है वो खर्च करने वाली है क्लीन एनर्जी के लिए। तो इसके अंदर सोलर एनर्जी एंड ग्रीन हाइड्रोजन को यूज़ किया जाएगा। यहाँ पे वो 4 बड़ी फैक्ट्रीज बनाएंगे जो कि सोलर, स्टोरेज बैटरी, ग्रीन हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल फैक्ट्री के लिए काम करेंगे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को कन्वर्ट किया जाएगा पावर के अंदर। तो ग्रीन हाइड्रोजन मतलब एक ऐसा हाइड्रोजन के थ्रू, एक ऐसी प्रोसेस के थ्रू जिसके थ्रू कोई भी कार्बन फुटप्रिंट नहीं होगा, मतलब कार्बन का एमिशन नहीं होगा। मींस फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करके जो आज के टाइम में बनाया जाता है, जैसे ऑर्गेनिक मैटर्स हो गए, फॉसिल फ्यूल्स हो गए, बायोमास हो गए, तो इनको केमिकल प्रोसेस के थ्रू यूज़ करके जो भी बनाया जाता है तो उससे कार्बन एमिट होता है। लेकिन अगर हाइड्रोजन को हम इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू यूज़ करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी से, तो उससे ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा एंड कोई भी कार्बन फुटप्रिंट नहीं होगा। तो ये हमारा नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस भी हैं कि हमें ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ बढ़ना है अपने जो भी फ्यूचर से रिलेटेड, जो भी हमारे रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स हैं। तो बताइएगा, देखिए पहले था 175 गीगावाट, ये कब तक का है, एंड अब हो गया है 450 गीगावाट। तो आप ये कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर बताइए कि ये हमारी जो टारगेट्स है रिन्यूएबल एनर्जी को अचीव करने के, तो ये कब तक है, आपको टाइम पीरियड बताना है। तो इसका यूज़ क्या हो सकता है, जैसे ग्रीन केमिकल्स हो गए, अमोनिया हो गया, मिथेनॉल हो गया, तो इनको डायरेक्टली यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, एंड बी यूटिलाइज इन एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस लाइक फर्टिलाइजर्स। तो ग्रीन हाइड्रोजन जो ब्लेंडिंग है वो 10% तक भी अलाउड हो सकती है। तो इसका क्लीन बर्निंग होगी, कोई भी चीज़ अगर मीन्स जलेगी तो उससे ज़्यादा प्रदूषण नहीं फैलेगा, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिएगा, ये इसके नुकसान में है कि रिन्यूएबल एनर्जी को आप स्टोर नहीं करके रख सकते, ठीक है, तो ये इसका एक चैलेंज भी आता है। सरकार ने देखो फरवरी 2021 के अंदर जो फाइनेंस मिनिस्टर थे निर्मला सीतारमन, जो अभी भी हैं, तो इन्होंने एक हाइड्रोजन एनर्जी मिशन लॉन्च किया था। सेम मंथ में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने जो ग्रीन स्टेट नॉर्वे के साथ एक प्लान बनाया कि हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे ऑन हाइड्रोजन। अभी इंडिया एंड यूएस ने स्ट्रैटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप प्रोग्राम बनाया है, ठीक है। तो ये 3 प्रोग्राम्स आप गवर्नमेंट की तरफ से लिख सकते हैं। तो अभी मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी के बताए थे, अब ये आपके ग्रीन हाइड्रोजन के हो गए, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको मेंस में लिखने होंगे। देन देखिए स्टडी लिंक्स, ब्लैक कार्बन से क्या हो रही है, प्री मेच्योर डेथ्स हो रही हैं, एंड एक टीम ऑफ रिसर्चर्स ने एक स्टडी की ब्लैक कार्बन के ऊपर एंड उसके इम्पैक्ट के ऊपर कि हेल्थ पर कितना बुरा असर पड़ सकता है। तो ब्लैक कार्बन का बहुत बुरा असर पड़ता है ह्यूमन हेल्थ पर, एंड खास करके जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है, मतलब यूपी बिहार वाले जो एरिया हो गए, उत्तराखंड वाले, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा असर है ह्यूमन हेल्थ एंड क्लाइमेट पर। जो एयर पॉल्यूटेंट्स के जो लेवल हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। इंक्रीज होंगे तो मीन्स एविडेंस है कि पॉल्यूशन होगा, एंड गवर्नमेंट एंड पॉलिसी मेकर्स को और ज़्यादा प्लानिंग करनी पड़ेगी कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करें। ब्लैक कार्बन क्या होता है, जब फॉसिल फ्यूल्स कंप्लीटली नहीं जलते या बायोमास कंप्लीटली नहीं जलता तो ब्लैक कार्बन प्रोड्यूस होता है। ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू भी हो सकता है और नेचुरली भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए डीजल इंजन हो गए, तो आपने देखा होगा उसमें से ब्लैक ब्लैक निकलता हुआ, कुक स्टोव्स हो गए, वुड को अगर जलाते हैं, फॉरेस्ट में आग लग जाती है। एक बात और ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट करने में ये सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है एंड शॉर्ट लिव्ड पॉल्यूटेंट ये होता है। तो उससे प्लैनेट क्या होता है हमारा, गर्म। तो ये भी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए आज का लास्ट टॉपिक देखेंगे फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स में, इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम। तो इसका जो 7वां एडिशन था, बाय एनुअल होता है ये, ठीक है, फ्रेंच नेवी ने इसको किया एंड ये फरवरी 2008 में शुरू हुआ था, इसीलिए ताकि मैरीटाइम इश्यूज को ध्यान में रखा जा सके एंड जो भी फ्रेंडली रिलेशंस है वो बनाए जा सकें। तो इसके अंदर 24 नेशंस हैं जो कि परमानेंटली इंडियन ओशियन के अंदर ही लाई करते हैं, एंड 8 क्या है इसके अंदर, ऑब्जर्वर नेशंस। तो ये आप इसके अंदर देख सकते हैं, ये आप डायग्राम ज़रूर देख लीजिए। तो ये है आपका इंडियन ओशियन नेवल बेस, तो ये आप कंट्रीज़ को देख सकते हैं, ठीक है।
तो ये इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम है। ओके, किसने होस्ट किया? फ्रेंच नेवी ने ये होस्ट किया है। सो थैंक यू सो मच। आज के करंट अफेयर्स डन है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर लिखिएगा। एंड अगर अभी भी आपको नहीं समझ में आया है कि किस तरीके से आप इनसाइट्स पर क्यूज एंड मेंस के आंसर राइटिंग करके देख सकते हैं, तो आप आज और कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा, मैं आपको वीडियो बना के वो समझा दूंगी। ओके, सो टिल देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।